तो ये क्या बीफ है? और मैं बताऊं, बीफ जो है अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है झगड़ा, मीट नहीं, झगड़ा। शायद मुझे वो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये क्या झगड़ा है मोदी सरकार का और आरबीआई का। क्यों दोनों एक दूसरे के दे आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, गला पकड़ रहे हैं एक दूसरे का? क्यों पब्लिकली सबके सामने इतने गर्मजोशी वाले शब्द यूज हो रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स हो रहे हैं? तो ये जो बीफ है, अगेन मैं गलत वर्ड बोल गया, बीफ नहीं बोलना चाहिए मुझको, ये जो झगड़ा है इसको एक बार देखते हैं वन पॉइंट एट ए टाइम, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो झगड़ा नंबर 1 जो है वो है डिविडेंड पॉलिसी पे सहमति बनाना। डिविडेंड पॉलिसी वो फॉर्मूला है जिसके तहत कंपनी ये तय करती है कि शेयर होल्डर्स को अपनी कमाई का कितना हिस्सा देना चाहिए। पिछले साल एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को थोड़ा सरप्राइज कर दिया था जब उन्होंने जो अपना डिविडेंड था 67,000 करोड़ रुपए से, 66,000 करोड़ रुपए से कम करके 30,000 करोड़ रुपीस कर दिया था। इससे सरकार जो थी, मोदी सरकार जो थी, थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। तो ये जो मुझे लगता है अब ये जो झगड़ा चल रहा है, ये एक मौका है एक ऐसी डिविडेंड पॉलिसी बनाने का, एक ऐसी सहमति बनाने का कि हम जो है ये जो हर साल जो डिविडेंड और सरप्लस की लड़ाई होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में, उसको हटा दें, एक ऐसी सहमति बनाएं कि एक स्मूथ डिविडेंड पॉलिसी। स्मूथ डिविडेंड पॉलिसी का मतलब कि हर साल एक जैसा डिविडेंड हो, ऊपर नीचे ना हो, सरप्राइज ना हो। और इसके लिए अगर हम आरबीआई के रिजर्व्स यूज करते हैं, जो कि आरबीआई ने सालों साल से प्रॉफिट्स बना के जो अपनी बैलेंस शीट पे रिजर्व्स इकट्ठा किए हैं, अगर उनको यूज किया जाता है एक स्मूथ डिविडेंड पॉलिसी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं झगड़ा नंबर 2 पे, और वो है कि एक दिन का अगर डिफॉल्ट होता है इंटरेस्ट में, एक दिन अगर लेट हो जाता है इंटरेस्ट देने में, तो आरबीआई कहती है कि आप जो लोन है उसको बैड लोन कर दीजिए और उसका जो है अपने अकाउंट्स में प्रोविजन कर दीजिए। अब सरकार का मानना है और कई बैंकर्स का भी मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल है ये रूल कि एक ही दिन में अगर डिफॉल्ट होता है तो आप लोन को बैड लोन कह दीजिए। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि सालों साल से, दशकों से जो अब्यूज़ हमारे बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है, जो इतना ढीला हो गया था हमारा बैंकिंग सिस्टम, जिसको हम कहते थे एवरग्रीनिंग, मतलब कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते अपना वापस, तो आपको नया लोन मिल जाता है जिससे आप पुराना लोन जो आप वापस नहीं कर सकते थे आप वापस करते हैं, उसको एवरग्रीनिंग कहा जाता था। ये जो एवरग्रीनिंग हो रहा था हमारे देश में, सालों साल से हो रहा था, वो इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे लगता है कि अगर आरबीआई ने इतना जबरदस्त रूल लाया कि एक ही दिन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप बैड लोन कर दूंगा, ये एक शॉक एंड नॉ टैक्टिक है। शायद इस अब्यूज की एनवायरनमेंट में जो सालों साल से अब्यूज चल रहा है, इसमें शायद ये जायज था। अब इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है कि सरकार चाहती है कि ये जो वन डे प्रोविजनिंग रूल है, जो पावर कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बंद हो जाती है तो उससे पूरी सोसाइटी में बहुत हाहाकार मचता है। अब देखिए, हाहाकार तो बहुत उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, पावर कंपनी का बंद होना इमरजेंसी तो होती है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये देखिए हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सरकार की है। पावर कंपनी को रिफॉर्म करना प्रॉब्लम सरकार की है, आरबीआई की नहीं है, और इसमें आरबीआई की बात में दम है। तीसरा झगड़ा जो है वो रेगुलेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है कि यहाँ पे भी आरबीआई कहती है कि देखिए सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइवेट बैंक में नहीं है, वो सरकारी बैंकों में है, पब्लिक सेक्टर बैंक में है। और इसका जो कंट्रोल है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रोल है, वो आरबीआई के पास नहीं है, वो सरकार के पास है। हाँ, आरबीआई के नॉमिनीज कुछ कमिटीज़ में बैठते हैं, कुछ बोर्ड्स में बैठते हैं, लेकिन असली कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में है। तो आरबीआई का कहना है कि ये कंट्रोल हमको दे दीजिए। और आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो वो कहा करते थे कि देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंकों के हालत कितने खराब हैं, क्योंकि वहां से यूपीए के मंत्री फोन करते हैं और लोन दिया जाता है, इसी की वजह से सरकारी बैंक जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। मोदी सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि अगर वो पॉलिसी इतनी बुरी थी यूपीए सरकार के टाइम में, तो आपने उस पॉलिसी को कंटिन्यू क्यों किया है? आपने आरबीआई को कंट्रोल क्यों नहीं दे दिया है इन बैंक्स का? जैसे कि प्राइवेट बैंक्स का कंट्रोल आज आरबीआई के हाथ में है, वैसे ही सरकारी बैंक्स का कंट्रोल भी क्लियरली आरबीआई के हाथ में होना चाहिए। झगड़ा नंबर 4 यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूं तो कि एकदम जल्दी से एक ऐसी एक्शन लाना जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बैंक खस्ता हाल ना हो जाए, इसके लिए रिजर्व बैंक पीसीए लेकर आया। यानी जब बैंकों की आर्थिक हालत एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाती है तो उसके लेन देन पर लगाम लगा दी जाती है।
तो ये उसी तरह के स्ट्रेस टेस्ट हैं जो कि अमेरिका और यूरोप के रेगुलेटर्स ने किए थे 2008 के बाद अपने बैंक्स में, जिनको कि कहा जाता था कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरी इकोनॉमी में बहुत भारी क्राइसिस आ जाता है। तो हमारा जो PCA है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, उसको करने के बाद RBI ने करीब 11 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट बैंक को कहा कि देखिए तुम्हारी बैलेंस शीट इतनी वीक है, इतना उसमें क्राइसिस है कि हम आपको रिस्ट्रेन करते हैं, हम आपको रोकते हैं कि आप नए लोन नहीं दोगे, तब तक नहीं दोगे जब तक आपकी बैलेंस शीट फिर से स्ट्रांग नहीं हो जाती है। तो इसकी वजह से ऑलमोस्ट 20%, 20%, 1/5 ऑफ ऑल द एडवांसेस जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में है, वो एकदम उसके अगेंस्ट एडवांसेस, उसके अगेंस्ट लोन आप नहीं दे पाए। तो सरकार को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, इसकी वजह से जो है क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ है इकोनॉमी की वो भी कम हो गई है। पर यहाँ पर भी RBI का जो पॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि RBI कैसे देख के मक्खी को निगल सकता है, कैसे वो अलाउ कर सकता है कि जो बैंक्स वीक हैं, जिनकी बैलेंस शीट बहुत वीक है, वो फिर लोन देना शुरू कर दें जिससे कि उनकी बैलेंस शीट एकदम कोलैप्स हो जाए। उससे तो इकोनॉमी में बहुत भारी क्राइसिस हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि देखिए ये बैंक्स आपके हैं, आप इनको कंट्रोल करते हैं, आप इनके प्रिंसिपल शेयर होल्डर हैं, आप सरकार हैं, आपका दारोमदार बनता है इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना, और आप जब तक रिकैपिटलाइज नहीं करेंगे तब तक हम इनको लोन देने से इन पे अंकुश लगा के रखेंगे। अब चलते हैं झगड़ा नंबर 5 पे, और ये है पेमेंट्स रेगुलेटर का। सरकार कहती है कि हम एक नया रेगुलेटर बनाएंगे, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये काम नहीं देंगे, हम एक नया रेगुलेटर बनाएंगे जो कि पूरी इकोनॉमी में जो पेमेंट्स होते हैं और जो सेटलमेंट होते हैं, जब आप किसी के लिए चेक लिखते हैं और वो चेक आपके अकाउंट से निकल के दूसरे आदमी के अकाउंट में चला जाता है, उसको पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो सरकार कहती है कि ये जो सिस्टम है इसका रेगुलेटर हम एक नया बनाएंगे। तो RBI तो इससे काफ़ी उससे सरप्राइज है, चौकन्ना हो गया, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम तो हमारी पूरी मॉनेटरी इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, और सिंस पूरी मॉनेटरी इकोनॉमी का दारोमदार RBI के हाथ में है, तो पेमेंट्स रेगुलेटर तो RBI के अंडर ही होना चाहिए। अब और कई ऐसे छोटे छोटे और झगड़े हैं, पिन प्रिक्स हैं सरकार और RBI के बीच में, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो मैंने अभी आपको जो 5 मुद्दे हैं वो बता दिए हैं। और देखिएगा, जैसे हमने डिस्कस किया, इन 5 में से 4 मुद्दों में RBI का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, RBI ठीक बोल रहा है। लेकिन अब एक छठा पॉइंट भी दिख रहा है मुझे, धीरे धीरे वो भी पब्लिक डिबेट में आ रहा है, और वो जो छठा पॉइंट अगर एक्चुअली छठा पॉइंट बन जाता है तो ये सबसे जो है नुकसान देने वाला होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एस गुरुमूर्ति, जो कि RSS के बहुत भारी नेता हैं, बहुत भारी थिंकर हैं, आइडियोलॉग हैं, उनको RBI के बोर्ड में काफ़ी एक कंट्रोवर्सी के बीच में उनको RBI के बोर्ड में अपॉइंट कर दिया गया, और जब से गुरुमूर्ति आए हैं तब से कुछ ना कुछ तहलका RBI के बोर्ड में हो रहा है। तो उनका कहना है कि जो RBI का एक्ट है, वो एक्ट कहता है कि जो RBI की मैनेजमेंट है वो बोर्ड के कंट्रोल में है, और जो गवर्नर हैं और जो बाकी डिप्टी गवर्नर हैं उनको आदेश है कि वो जो मैनेजमेंट पावर्स उनके पास हैं वो सब्जेक्ट टू द बोर्ड्स डायरेक्शन। मतलब उनका कहना है कि बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड हावी है, गवर्नर और डिप्टी के पावर जो है वो बोर्ड के तहत हैं, बोर्ड के अंडर है। अब मैं शायद उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं, मैं ऐसी प्रेयर भी करता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पावर क्रीप, मतलब कि अपने पावर को बढ़ाना। मुझे उस तरह का ये एक खेल या एक मूव दिख रही है कि किस तरह से RBI का जो बोर्ड है उसके पावर्स को बढ़ा दिया जाए, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ाकर उसको अब पॉलिसी के दायरे में लेकर आए, कि पॉलिसी बनाना भी अब RBI बोर्ड का काम हो गया है। और अगर ऐसी सोच पकड़ लेती है हमारे पॉलिसी मेकर्स की, तो उससे क्या हो सकता है कि गवर्नर को कहें कि आप तो सिर्फ एक मेंबर हैं बोर्ड में, आपकी पोजीशन तो वैसी ही है जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी के बोर्ड में, कि एक मेंबर हैं लेकिन इतने ज़्यादा और मेंबर हैं, और बोर्ड का पावर जो है वो बोर्ड एक्सरसाइज करेगा, गवर्नर नहीं करेगा। ये खतरा अब मुझको
थोड़ा बहुत मंडराता दिखाई देता है। ये जो छठा पॉइंट आगे आ गया है। अब तो सबको, हमको, पब्लिक ओपिनियन को, एक्सपर्ट्स को, इकोनॉमिस्ट को, थिंकर्स को बिल्कुल सतर्क होना होगा। अगर इस तरह की मूव होती है तो उससे पूरी तरह लड़ना होगा, क्योंकि आरबीआई का बोर्ड जो है वो पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी अप्रूविंग एंटिटी नहीं है। उसका पावर नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए। उसका हर रोज़ का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केवल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को ओवरसी करना है। पॉलिसी बनाना गवर्नर का काम है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि एमपीसी भी कही जाती है, उसका काम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी तरह से ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बदली जाए। तो मैं तो गवर्नर उर्जित पटेल से यही कहूँगा कि आप बिल्कुल खड़े रहिए, फर्म रहिए, अडिग रहिए, सरकार के साथ इंगेज कीजिए। सरकार के जो सेंसिबल पॉइंट्स हैं, सरकार जो अच्छी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहती है, बिल्कुल कीजिए। और उनके जो कंसर्न्स हैं और उनको भी अपनी पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, उनको भी अपनी पॉलिसी में डाल लीजिए। लेकिन अगर आरबीआई का ढांचा बदलने की कोशिश होती है, पावर स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश होती है, आरबीआई बोर्ड को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या गवर्नर के ऊपर हावी किया जाता है पॉलिसी मेकिंग स्फीयर में, तो प्लीज़ डू नॉट गिव इन। ये ना होने दीजिए। और आप पे अगर प्रेशर बनाया जाता है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए या छोड़ दीजिए, तो ये भी ना होने दीजिए। ये जो एक मौका है, ये एक संस्था की सच्चाई का मौका है, ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ का मौका है, एक संस्था की इंट्रिंसिक पावर का मौका है, और इसके लिए आपको एकदम अडिग खड़े रहना है।